हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी विद परवेज में। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें विज़न आईएएस के मंथली मैगजीन जो आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, उसके हम टॉपिक्स करेंगे। आज हम अक्टूबर 2025 के टॉपिक्स को शुरुआत करेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम और आगे पिछले जो मंथ के हुए हैं, जून 2025 से लेकर हम अप्रैल के आसपास तक के हम टॉपिक्स को करेंगे 2026 तक के। और हम पहला शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं पहला टॉपिक आखिर है क्या है। ठीक, तो इसकी शुरुआत यहाँ से है दोस्तों। इसमें पहला टॉपिक जो है दोस्तों, यह है कि सुर्खियों में रहा है कारागार सुधार। ठीक, जो प्रिजन्स के सुधार हुए हैं उसके बारे में है कि जेल में क्या क्या सुधार होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा जेल में कैदियों की मौत हो जाती है, उनको खाने की अच्छा व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो उससे रिलेटेड कुछ सुधार प्रस्तावित किए गए थे, उनके बारे में दिया गया है और ये एक रिपोर्ट जारी हुआ है। और चर्चा में क्यों था, क्योंकि एनसीआरबी ने भारतीय कारागार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक, तो उसमें भारत में कारागारों का प्रदर्शन के बारे में बात किया गया है। देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या है। ठीक, उसमें लिखा गया कारागार एवं उसमें निरुद्ध व्यक्तियों से संबंधित विषय को संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत प्रविष्टि 4 में शामिल किया गया है। ठीक, तो दोस्तों, जो जेल से संबंधित जितनी भी वहाँ कैदी हैं उनसे जो भी व्यवस्थाएं होंगी क्या होगी, वो सभी राज्य सूची के अंतर्गत में आती हैं और सरकार को उस हिसाब से, मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे वो अपना कैदियों को किस हिसाब से रखना, क्या उसमें सुविधाएं देना है। ठीक, इसमें केंद्र सरकार बस बहुत कर सकती है, तो जारी कर सकती है कुछ कुछ नोटिम। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसलिए कारागारों और कैदियों के प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों, संघ सरकारों को प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो जैसे हमने बताया कि राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी राज्यों एवं संघ सरकारों को कारागार प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नियमित मार्गदर्शन एवं सहायता दिया जाता है। जैसे हमने बताया दोस्तों कि केंद्र सरकार होगा, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत ही गृह मंत्रालय आता है, केंद्रीय सेंट्रल होता है, तो वो बस इसमें कुछ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान किया कर सकती है। ठीक, इससे पहले कारागारों का प्रशासन कारागार अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की कारागार नियमावली के माध्यम से किया जाता था। ठीक, उसे बाद में संशोधित कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसमें कहा गया है गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह अधिनियम ब्रिटिश कालीन कानूनों में सुधार हेतु राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में होता है। दोस्तों, जैसा कि जब से मतलब मोदी सरकार इंडिया की गवर्नमेंट आई, तब से हमने देखा है जितने भी पुराने कानून थे, जो मतलब समय के साथ वैसे भी किसी भी कानून में परिवर्तन होना आवश्यक होता है, तो इसमें भी एक सुधार के लिए 2023 में आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 लाया गया था। और जो ब्रिटिश काल में थे, कॉलोनियल एरा के कानून थे, उसको संशोधित किया गया है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के अंतर्गत जो बंदी अधिनियम 1900 और बंदी अंतरण अधिनियम 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया। मतलब जो उस समय 1900 के अधिनियम, 1950 के अधिनियम थे, तो आज भी मतलब प्रासंगिक रूप से मतलब उनका प्रसंग है, तो उसे अभी भी इसमें लागू किया गया है, या नहीं कि उसको हटा दिया गया। ठीक, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जेलों में अभी मतलब क्या क्या सुधारों की आवश्यकता है। इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया। ठीक, तो इसमें दिया गया है कि विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या जेल में 73.5% कैदी हैं। ठीक, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। जेल में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाते हैं। राष्ट्रीय औसत 120.8%, जबकि दिल्ली में यह 200% हो गया है। कर्मियों के पदों की नियुक्ति रिक्तियाँ हैं, मतलब आप तो देखे रहेंगे हर विभाग में लगभग नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, रिक्तियाँ होने के बावजूद भी। तो ऐसे ही जेल में भी जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है उतने नहीं है। 32.37 जेल कर्मचारियों को पद रिक्त है, मतलब 100 अगर ज़रूरत है तो उसमें से 32 तो खाली पद ही है। ठीक, उसके बाद कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण, जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोग को उस प्रकार इस हिसाब से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है कि किस हिसाब से वो कैदियों के साथ काम करना, व्यवहार करना चाहिए। केवल 20.6 जेल कर्मियों को पुनर्चर्या विशेषज्ञ पुनः उन्मुखीकरण प्रशिक्षण 2023 में अनुसार मिला। सिर्फ देख रहे हैं 20%, 80% लोग अभी अप्रशिक्षित हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए अपर्याप्त सुविधाएं नहीं है। जैसे 21,500 महिला अधिक से अधिक महिलाओं के लिए केवल 35 महिला जेल, 20 केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से कोई जेल नहीं, मतलब सिर्फ 35 महिलाओं के लिए महिला जेल रखा गया है, जिसमें से 21,500 औरतें हैं। और यहाँ तक कि देखिए कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में तो अलग से कोई महिला जेल है ही नहीं, मतलब कि जहाँ पुरुष रहते हैं उसी में साथ साथ महिलाओं को भी रख दिया जाता है। ये तो लैंगिक भेदभाव हो रहा है देखते ही। उसके अलावा लास्ट जो है कि इसमें पुनर्वास के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते हैं।
केवल 2245 दोषी कैदियों का पुनर्वास किया गया है अब तक। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय हैं, वो क्या क्या है। तो कारागार से संबंधित न्यायिक न्यायिक निर्णय सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य बात 2024 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना खुली जेलों की स्थापना जेलों में कैदियों की अधिक संख्या की समस्या का एक समाधान है, साथ ही इससे कैदियों के पुनर्वास को भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, ओपन प्रिजन्स की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन प्रिजन्स रखिए, जिससे इसमें जो भी कैदियों की अधिक संख्या होती है उसकी समस्या का समाधान होगा और साथ साथ में इनके पुनर्वास जो होता है उनमें भी सहायता मिलेगी। खुली जेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, खुली जेल एक ऐसी दंडात्मक व्यवस्था है जहाँ कैदियों को न्यूनतम निगरानी और सुरक्षा परिधि के साथ सजा काटने की अनुमति मिलती है। साथ ही यहाँ कैदियों को कारागार कक्षों में बंद नहीं किया जाता है। यह मॉडल राजस्थान में अपनाया गया है। ठीक, खुली जेल का मतलब ये होता है कि ज़्यादा उन पर रिस्ट्रिक्शन ना हो, आराम से इधर उधर घूम फिर रख सकते हैं किसी एक बंद कमरे में। जैसे देखे होंगे आप फिल्मों में कि बंद कमरे में अंधेरे में ना तो सोने की व्यवस्था ना ढंग की व्यवस्था, तो वैसा ना रखा जाए। और ये मॉडल जो है ना राजस्थान में पहले से ही अपनाया जा चुका है। ठीक, उसके अलावा दूसरा जो केस है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राजवाद, ये तो बहुत बहुचर्चित केस है। इसको आप लोग जितने भी हैं उसको जानते होंगे, 1979 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा गया। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे कैदी होते हैं, मतलब उनको कैद तो कर लिया जाता है लेकिन उनकी सुनवाई डिले होते 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 कभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 8 साल अंडर ट्रायल होते हैं, कभी कभी 10 10 15 15 साल हो जाते हैं। ठीक, तो उसी पर हुसैन आरा खातून केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो उनको सर मतलब उनका कार्रवाई शुरू कर दिया जाए। और कुछ जो ऐसे अपराधी हैं जिनका मतलब मान लीजिए कि 5 साल की सजा है, ठीक, लेकिन उनका ट्रायल 5 साल से हुआ ही नहीं है। ठीक, अंडर ट्रायल का दर चल रहे हैं और 5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उन्हें जल्दी से विचाराधीन जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक, फिर देख बढ़ते हैं दोस्तों आगे कि कारागार एवं जेल सुधारों के लिए जो उपाय हैं क्या क्या बताया गया। ठीक, गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार नियमावली 2016 के नियमों और आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन किया गया है। ठीक, इस संशोधन का उद्देश्य देश भर के जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर किया जाए। अपने अक्सर जाति व्यवस्था तो हमारे यहाँ लगभग हर जगह मतलब चर्चित रहती है, जानते ही हैं। लेकिन ठीक, और इसको इससे कोई जेल भी अछूता नहीं रहा है। ठीक, जेलों में भी जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होते हैं। यहाँ जेल में कैदी भी करते हैं और साथ साथ जो वहाँ कर्मचारी होते हैं वो भी करते हैं। ठीक, तो उसके में ये कहा गया है कि ये संशोधन सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में कहा गया था। ठीक, कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाता है। ये केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो बताया कि जाति आधारित भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आदर्श कारागार नियमावली 2016 का उद्देश्य देश भर में कारागारों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाने के लिए इस नियमावली में कहा गया था। ठीक, उसके अलावा गरीब कैदियों को सहायता योजना। ठीक, इस योजना के तहत राज्यों संघ राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य उन गरीब कैदियों को राहत पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी की वजह से जुर्माना न चुका पाने के कारण जमानत प्राप्त करने या जेल से रिहाई पाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत ये कहा गया है कि जो भी ऐसे कैदी हैं जो मतलब होता है ना, जब जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें कैद में रखा जाता है, तो उनको भी सहायता प्रदान करना चाहिए और जमानत के अलावा जेल से रिहाई के में असमर्थ उनको भी पूरा करना चाहिए। ठीक, उसके बाद कुछ देखते हैं और क्या सुधार किए गए थे। उसमें है एक ई कारागार परियोजना। ठीक, मतलब यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित कैदी सूचना प्रबंधन प्रणाली का एक पूरा है। यह कैदियों से संबंधित सूचनाओं की रिकॉर्डिंग और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। साथ ही यह विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कराती है। आप लोग जान ही रहे हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, डिजिटली हो रही है। तो उसी तरह जो कारागार से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स होंगे, वो आप कितने कैदी हैं, उनको क्या क्या व्यवस्था, कितनी सजाएं, किस लिए आए हैं, तो उनको सभी को एक जगह डिजिटल करने के लिए ई कारागार परियोजना लाई गई है। ठीक, उसके अलावा कारागार आधुनिकीकरण परियोजना भी आई है और इसका उद्देश्य है कारागारों की सुरक्षा से संबंधित और संरचनाओं में विद्यमान कमियों को दूर करना तथा आधुनिक तकनीकी को अनुरूप कारागारों को एक नए सुरक्षा उपकरणों का प्रदान करना। ठीक, मतलब आधुनिक जो जितनी भी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार जो कारागार की सुरक्षा हो वो करने की बात की गई इसमें। उसके अलावा उच्च न्यायालय की फास्टर प्रणाली के बारे में जानते हैं हम। इसका उद्देश्य न्यायालयों से कारागार प्राधिकारियों तक जमानत आदेशों के संचार में होने वाली देरी को दूर करना है। फास्टर प्रणाली का मतलब कि जितने भी यहाँ पर जमानत से रिलेटेड कार्य होते हैं, जिस जमानत की दिया जाता है लेकिन उनको जमानत को पूरा करने में बहुत देर हो जाती है। ठीक, तो इसके लिए फास्टर प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के ने दिया है। उसके बाद देख लेते हैं कि आगे इस सभी
नियमों को मतलब उपायों को लागू करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं हम? कारावास हिरासत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 3 सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इसमें से पहला है कि कारागार में बंद कोई व्यक्ति भी मानव ही होता है, अर्थात बंदी बनने पर वह अपनी मानवीय पहचान नहीं खोता है, ठीक है? इसलिए इन उनको एक मानव की तरह ट्रीट किया, जानवरों की तरह ट्रीट ना किया जाए। उसके बाद दूसरा क्या है कि कारागार में बंद व्यक्ति को कारावास की सीमाओं के भीतर सभी मानवाधिकार प्राप्त है। जैसा अभी बताया कि मानव है तो इसलिए सभी मानवाधिकार जो उनके हैं उनको प्राप्त होना ही चाहिए। ये नहीं कि बंदी है तो उनको मारिए पीटिए अपने मन का रखिए। फिर तीसरा जो है कि तीसरा कारावास की प्रक्रिया में निहित कष्टों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक? मतलब बिना बेवजह उनको कष्ट नहीं ना दिया जाए, वो भी इंसान है, इंसान की तरह पेश किया जाए, मानव मन उन्हें जानवर ना समझा जाए, ठीक? यही बात की गई है। उसके अलावा देखते हैं कि गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति के जो सिफारिश है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जमानत पर रिहा कैदियों की निगरानी हेतु ट्रैकेबल ब्रेसलेट जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाए। जैसे आप घड़ी लगाते हो ना, ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत लोग घड़ी लगाते हैं ब्रेसलेट, तो उसी तरह इसमें आगे जिनको जमानत दिया गया है उनको एक ऐसा ब्रेसलेट भी पहनाया जाए जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो, जिससे उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाए। ये नहीं कि मतलब जमानत पर गए हैं और कहीं और भाग गए ऐसे वैसे, ठीक? वैसे जमानत पर जाने पर भी उनको मतलब आके थाने में अर्जी देनी होती है कि नहीं हम यहीं पर हैं, फिर भी ये आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बेहतर होने के हो सकता है और जिससे ट्रैक उन पर उनको ट्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा फिर औपनिवेशिक कालीन जो कारागारों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, मतलब जो पुराने भी जेल हैं उनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया बनाना चाहिए। ये नहीं कि जर्जर पड़े हुए हों ऐसे ही, ताकि विरासत को संरक्षित किया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा देकर राजस्व अर्जित किया जा सके। फिर उसमें तीसरा है राज्य सरकारें कैदियों के लिए कल्याणकारी कार्यों का बढ़ावा देने हेतु एक कारागार विकास कोष का गठन कर सकते हैं, ठीक? मतलब कैदी जो हैं वो अगर बाहर आते हैं तो उनको कल्याणकारी कार्यों में शामिल करने के लिए एक कारागार विकास कोष का गठन करना चाहिए। उसके अलावा एक और सिफारिश है, एक न्यायमूर्ति एएन मुल्ला समिति की सिफारिश भी है कि भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जानी चाहिए। जेल से रिहा होने के बाद की देखभाल, पुनर्वास और परिवीक्षा की उन कारागार सेवा का अभिन्न अंग जाना चाहिए। प्रेस और आम जनता को समय समय पर कारागारों एवं संबंध सुधार संस्थानों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक? मतलब जो मीडिया हमारी है उसको और उसके बाद आम जनता को भी समय समय कारागार में जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं को देखने की अनुमति दी जाए, ठीक? उसके बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या न्यूनतम की जाए। जो अंडर ट्रायल है ना, यूटी के बारे में बात किया है, अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनके की संख्या को अधिक कम से कम मतलब अर्थात त्वरित समय में ही उनकी कार्रवाई की जाए, उन्हें 2 से अधिक कैदियों से अलग रखा जाए। मतलब जो दोषी हो चुके हैं और जिनका अंडर ट्रायल है, इन दोनों को ये कहा गया कि दोनों को अलग-अलग रखा जाए, एक ही साथ नहीं रखा जाए। क्योंकि जो दोषी कैदी हैं उनको ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। जो अंडर ट्रायल है उसको जो अभी मतलब साबित भी नहीं हुआ है कि नहीं वो दोषी हैं कि नहीं, क्या पता वो निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। तो एक ही जैसा ट्रीट करना ये कोई मानवीय जो अधिकार है ना उसके खिलाफ ही जाता है। इसको भी ये कहा गया है कि दोनों को अलग-अलग रखा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतना जेलों की संख्या नहीं है, यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं है, तो दिक्कत होती है, तो शायद इसकी वजह से भी रखा गया है, उतना सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद न्यायमूर्ति अमिताभ राव समिति की सिफारिश में क्या किया गया है कि छोटे अपराधों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। वही जो यूटी बार-बार मेन समस्या यूटीज़ की आ रही, जो अंडर ट्रायल हैं, उनके सम मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए उन्होंने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की है, ठीक? फिर आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या सजेशन दिया है। न्यायालयों में वरिष्ठ नागरिकों और बीमार कैदियों की पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आजकल भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक? तो उस हिसाब से न्यायालयों को चाहिए कि जो गरीब हैं मतलब सॉरी गरीब का मतलब कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो बीमार हैं, ठीक? मतलब वीडियो के माध्यम से ही मतलब उनका कार्रवाई करना चाहिए, बार-बार उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है न्यायालयों में। उसके बाद महिला कैदियों के लिए विशेष महिला कारागार और चिकित्सा वार्ड की स्थापना भी की जानी चाहिए। साथ ही ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याणकारी सुविधाएँ शुरू की जानी चाहिए। अभी तक तो विशेष महिलाओं के लिए कारागार देख ही रहे होंगे कि आप सिर्फ 20% है और तो इसमें भी ट्रांसजेंडर की बात कर दी जा रही है, तो देखते हैं अब कब तक सुधार होता है। लेकिन ये कहा गया है कि विशेष महिलाओं के लिए विशेष कारागार की स्थापना किया जाए और साथ-साथ में चिकित्सा वार्ड की भी स्थापना किया जाए। अब फिर कारागार में हिंसा को कम करने के लिए कारागारों के भीतर विचाराधीन कैदियों, दोषी कैदियों, पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को अनिवार्य रूप से अलग है। वही जो मतलब मुल्ला साहब ने वहाँ कहा था, एएम मुल्ला साहब ने समिति ने, उसी को ये भी कहा गया है कि जो यूटी अंडर ट्रायल हैं, उसके बाद जो दोष सिद्ध हैं और जो पहली बार अपराध करके आ रहे हैं, उन सभी को अलग-अलग से ही रखना जाना चाहिए। ठीक है? और इसमें देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या आता है। आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 और हालिया न्यायिक निर्णय इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को दर्शाते हैं कि न्याय का उद्देश्य केवल दंड तक सीमित नहीं होना चाहिए।
इसमें गरिमा, सुधार और पुनर्वास का समावेशन भी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव संसाधनों को सुदृढ़ करके और समानुभूति आधारित सुधारात्मक प्रयासों को बढ़ावा देकर कारागारों को वास्तविक सुधारात्मक संस्थानों में विकसित किया जाना चाहिए। ये उपाय कैदियों को समाज में पुनः रचनात्मक रूप से घुलने मिलने के तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब निष्कर्ष ये दिया गया है कि जो भी कैदी हैं वो भी एक प्रकार से मानव ही होते हैं, इसलिए उनको जेलों में मानव की तरह ट्रीट किया जाए। उनको जितने भी न्यायिक मतलब उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए, और ये उसके बाद ये जब वापस आएँ जेल से तो एक समाज में पुनः वो अपने आप को क्रिएटिव रूप से ढाल सकें। ठीक। और दोस्तों उसके अलावा एक बार हम देख लेते हैं कि रिकॉर्ड एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी के बारे में चर्चा थी जिसकी रिपोर्ट पे बात की गई थी। तो एनसीआरबी की स्थापना 1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81 और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर एनसीआरबी की स्थापना की गई थी 1986। इसको याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है। मैं मिलान करने के लिए एक तरफ संदेह देगा और एक तरफ देगा एनसीआरबी हो गया, एक तरफ हो गया। ठीक। उसके बाद ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्य कार्य इसका क्या होता है? डेटा रिपोजिटरी अर्थात अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण का कार्य करता है, ताकि जांचकर्ता की सहायता की जा सके, जैसे यौन अपराधियों संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएसओ। उसके बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को एनसीआरबी में समन्वित किया जाता है, जो एक खोज योग्य डेटाबेस तैयार किया जाता है। ठीक। ये मतलब ये भारतीय और विदेशियों को जो भी फिंगरप्रिंट होती हैं उस इनसे रिलेटेड जो भी पहचान के लिए एनसीआरबी एक डेटा रखता है, जिससे किसी भी मतलब क्राइम में रिसर्च के लिए आसानी हो। उसके बाद ये समन्वय भी करता है। ये अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क की एवं प्रणाली के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक। उसके अलावा ये वार्षिक राष्ट्रीय अपराध संस्कृति प्रकाशित करता है, जिसमें भारत में आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या तथा जेल संख्याटित रोकेट भी शामिल है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। ठीक। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 में क्या क्या बात है। तो ये हमारा नया टॉपिक है, भारत में अपराध रिपोर्ट 2023। हाल ही में एनसीआरबी ने भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 को जारी किया। ठीक। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। कुल मामले दर्ज संज्ञेय अपराध में 2022 की तुलना में 7.2% बढ़, मतलब लगातार हमारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि संज्ञेय अपराध ऐसे होते हैं जिनके अपराध बिना वारंट के गारंटी के होते हैं। गिरफ्तारी मतलब आपकी गिरफ्तारी होगी लेकिन इसमें जमानत नहीं होगा। ठीक। मतलब इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, इसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है भारत में 2023 में हर 5 सेकंड में एक अपराध हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, 7.1% की। मतलब पहले अगर 100 अपराध हो रहे थे तो दो बढ़ के ये 107.2 हो गए हैं। ठीक। और फिर साइबर अपराध में वृद्धि हुई है। 2022 की तुलना में 2023 में भारत में दर्ज साइबर अपराधों के मामलों 31% की वृद्धि हुई। साइबर अपराध में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है। इसे निपटने के लिए सरकार को कुछ न कुछ योजनाएं और लोगों को जागरूक करना सबसे ज़रूरत है। सरकार तो बहुत सारे प्लान्स ला रही है, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से अधिकांश मामले धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें यौन शोषण से संबंधित मामलों का स्थान सबसे ऊपर रहा है। जो यौन शोषण होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा साइबर अपराध किए जा रहे हैं। अरेस्टीज के विरुद्ध अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस मामले में 28% की वृद्धि हुई, 18.8% वृद्धि। मुख्य कारण मणिपुर जातीय हिंसा था। बच्चों के विरुद्ध अपराध भी बढ़ गए हैं। 2022 की तुलना में 9.2% वृद्धि हुई है। इसमें अपहरण के मामले और किडनैपिंग के मामले ठीक दर्ज किए गए हैं। इसके बाद लैंगिक अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधिनियम का स्थान रहा है। पॉक्सो एक्ट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं, 10.7% की मामूली वृद्धि देखी गई है। उसके अलावा देख लेते हैं कुछ और न्यूज़। दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो रखने में दिक्कत होगा। ये पहला वीडियो था तो 18-19 मिनट का रखते हैं। अगले वीडियो कम से कम आधे घंटे को होंगे, और हम हर मंथ से 1 महीने में कम से कम 2 महीने का करंट अफेयर्स का कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पुराना करंट वीडियो पूरा छूटा हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। नया चैनल है, आप लोग प्यार दीजिएगा अपना। धन्यवाद।